नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीफली अध्ययन किया था, जिसके अंदर श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के विषय में थोड़ा थोड़ा इन सभी के विषय में हमने देखा था। अब आगे हम एक एक करके इन सभी के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह वीडियो 10th क्लास, 12th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषकर ये 12th क्लास है, उनमें अलग से सिलेबस दे रखा है, तो उसके अनुसार उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12th क्लास वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो सबसे पहले बात करें तो पाचन तंत्र की हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो सामान्यतः हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो वो क्या होते हैं, बड़े बड़े अणु होते हैं, यानी कि वो जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, वो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना, सरल कार्बनिक अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना। यानी कि जो पाचन तंत्र होता है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में, जो कि अवशोषण योग्य होते हैं हमारे शरीर द्वारा, उनमें बदलता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये हो जाएगी कि पाचन तंत्र वह होता है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों के अणु को एंजाइमेटिक जल अपघटन के द्वारा सरल कार्बनिक अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। और यह कार्य जो तंत्र करता है वो कहलाता है पाचन तंत्र। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, इसकी उनकी बात करते हैं। तो इसे हम सामान्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक हो जाएगा एलिमेंट्री केनाल, या हिंदी में इसे कहते हैं आहार नाल। और दूसरा हो जाएगा एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड या इन्हें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। और हिंदी में बात करें तो इन्हें सहायक ग्रंथियां या पाचक ग्रंथियां भी कहते हैं। तो एलिमेंट्री केनाल होती है, ये लगभग 7 से 8 या 8 से 9 भी, कई बुकों में 9 भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो 7 से 8 मीटर हम मान सकते हैं। 7 से 8 मीटर इसकी लंबाई होती है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, हमारे मुख से लेकर के एनस तक कंप्लीट शरीर में ये फैली रहती है। तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का हम चित्र के द्वारा अच्छे से समझ लेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है मुख। और मुख के साथ में हम मुख गुहा को भी पढ़ते हैं, तो मुख गुहा भी इसी में मान लेते हैं। इसके बाद में दूसरा हो जाएगा गर्शनी। मुख गुहा को हम बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी भी कहते हैं। गर्शनी होता है, इसे हम फेरिंग्स कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद में तीसरा भाग आता है गर्शिका या ग्रास नली, ये होता है ईसोफेगस। और चौथा होता है हामाशय यानी कि स्टोमक। इसके बाद में पांचवा भाग आता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। और छठा भाग आता है बड़ी आंत
यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद में सातवां बात करें तो रेक्टम आ जाएगा, यानी कि मलाशय। वैसे तो रेक्टम यानी कि मलाशय बड़ी आंत का ही भाग होता है, लेकिन हम सामान्यतः इसे अलग से देखते हैं। तो ये हो जाएगा रेक्टम। और लास्ट में जो हमारा भाग बचता है वो हो जाएगा लास्ट में गुदा या एनस। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये मुख से स्टार्ट होकर मुख से फिर मुख गुहा, फिर गर्सनी, फिर गर्सनी से गर्शिका, फिर आमाशय, आमाशय से होती हुई छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। यानी कि मुख से स्टार्ट होकर गुदा तक कंप्लीट हमारे शरीर में ये फैली रहती है। छोटी आंत होती है, इसके 3 भाग होते हैं। एक तो हो जाएगा डूडोनम, डूडेनम, और एक हो जाएगा जेजुनम, और एक हो जाएगा इलियम। ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। इसी प्रकार बड़ी आंत की 3 भाग होते हैं। एक तो ये हो जाएगा और 2 भाग और होते हैं। एक तो सीकम होता है, या इसे हिंदी में उंडू कहते हैं, और दूसरा होता है कोलन। कोलन दूसरा भाग होता है, या वर्धांतर कहते हैं इसे। ये होते हैं आहार नाल के भाग। इसके बाद में इनकी जो सहायक ग्रंथि है इनकी बात करें तो ये होती है मुख्य रूप से 3। एक होती है सेलेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि, और दूसरी होती है यकृत या लीवर, और तीसरी हो जाएगी अग्नाशय ग्रंथि। यानी कि जो एसेसरी ग्लैंड या सहायक ग्रंथियों की बात करें तो पहली से लार ग्रंथि या सेलेवरी ग्लैंड होती है, दूसरी यकृत ग्रंथि होती है, लीवर, और थर्ड होता है अग्नाशय ग्रंथि या पेंक्रियाज। अब जो आहार नाल है इनके बारे में हम जो चित्र है उसके द्वारा थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये डाइजेस्टिव सिस्टम में व्यवस्थित होती है। तो एक अच्छा सा चित्र बना के हम इसको समझ लेते हैं। यह शुरुआत में क्या होता है, यहाँ पे ये जो जो नासा छिद्र होता है ये भी फेरिंक्स के अंदर खुलता है, और जो हमारी जो मुख गुहा होती है या मुख होता है ये वाला द्वार ये भी किस में खुलता है, फेरिंक्स में खुलता है। इस कारण जो फेरिंक्स होता है ये जो श्वसन तंत्र होता है उसका और पाचन तंत्र दोनों का ही जो कॉमन द्वार या कॉमन मार्ग हम कह सकते हैं इसे। तो आगे ये वाला जो भाग हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा मुख या माउथ, ये वाला भाग हो जाएगा माउथ केविटी या बक्कल केविटी, मुख गुहा। इसके बाद में नीचे यहाँ पे आकर के ये 2 भागों में बट जाती है। ये होता है आगे की तरफ, और जो हमारा आमाशय वाला भाग होता है ये होता है पीछे की तरफ। आगे वाला भाग थोरेसिक कैविटी में जाने के बाद ये 2 भागों में बटकर फेफड़ों में चला जाता है, इसे हम ट्रेकिया कहते हैं। और ये वाला भाग होता है ये होता है पीछे की तरफ, और ये उदर गुहा में जाने के बाद आपको पता मैंने कल जो स्ट्रक्चर बताई थी आपको, जो डायफ्राम उपस्थित होता है यहाँ पर, और उस डायफ्राम के ऊपर वाला भाग कहलाता है थोरेसिक कैविटी, और नीचे वाला भाग कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये फूल जाता है, सोल्विंग हो जाती है इसमें, ये होता है आमाशय, और यहां से स्टार्ट हो जाती है छोटी आंत।
ये छोटी आंत का ये वाला जो भाग होता है, ये वाला यहाँ पे बढ़ने के बाद ये कहलाता है इसोफेगस, या इसे हम कहते हैं गर्शिका। इसोफेगस या गर्शिका ये होता है आमाशय। और इसके बाद में यहाँ पे छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, तो ये छोटी आंत का भाग होता है ड्यूडोनम, या इसे हम ग्रहणी कहते हैं, ड्यूडोनम या ग्रहणी। इसके बाद में यहां पर ये वाला जो भाग होता है शुरुआत में, ग्रहणी के बाद में जो ये वाला भाग होता है, ये होता है अग्र शुद्रांत्र। अग्र शुद्रांत्र या इसे हम जेजुनम कहते हैं। ये हो जाएगा डुडोनम, ये जेजुनम हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला जो भाग होता है यहाँ पे, ये वाला, ये कहलाता है इलियम, या इसे हम शुद्रांत्र कहते हैं, शुद्रांत्र या एलियम। इंग्लिश वाले वर्ड मैं साथ में बोलता रहूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो इस कारण लिख नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत में एक यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये होती है संरचना इसकी पाचन तंत्र की, जिसमें हमने अभी ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र, ये होते हैं छोटी आंत के पार्ट तीनों। ये तीनों भाग छोटे आंत के होते हैं। मैं इधर लिख दूंगा साथ में, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में जो बड़ी आंत का ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, ये कहलाता सिक्कम, या हिंदी में कहते हैं इसे उंडुक। और इस सिक्कम वाले भाग में एक अंगुलीनुमा एक उभार निकला रहता है, इसे हम कहते हैं कर्मी रूपी प्रीसेसिका। कर्मी रूपी प्रीसेसिका। इसके बाद में सिक्कम के बाद में आगे वाला जो भाग होता है बड़ी आंत का, ये कहलाता है कोलन। और ये कोलन मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, और तीनों भाग जो होती हैं ये इनमें भोजन जाने आने के आधार पर होता है। तो कोलन वाला भाग 3 भाग होते हैं। सबसे पहले ये वाला जो भाग होता है, ये होता है आरोही भुजा या आरोही कोलन। ये होता है, ये क्षैतिज होता है, यानी कि ट्रांसवर्स होता है, यानी कि अनुप्रस्थ बोल सकते हैं हम इसे, अनुप्रस्थ कोलन या अनुप्रस्थ भुजा, ट्रांसवर्स कोलन। ये वाला होता है, इसमें भोजन नीचे की तरफ जाता है, इसे हम कहते हैं अवरोही भुजा या अवरोही कोलन। और ये वाला है मलासे, और लास्ट में ये एनस या गुदा होता है। तो सबसे पहले जो भोजन होता है हमारा वो मुख से जाता है, मुख से मुख गुहा में, मुख गुहा से गर्शिका में जाता है यानी कि इसोफेगस में, इसोफेगस से आमाशय यानी कि स्टोमक में, स्टोमक से होता हुआ भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत का जो पहला भाग होता है ग्रहणी, इसमें प्रवेश करता है। इसके बाद में ये ग्रहणी के बाद में अग्र शुद्रांत्र यानी कि जेजुनम, जेजुनम के बाद में शुद्रांत्र यानी कि इलियम, इलियम से होता हुआ ये बड़ी आंत में प्रवेश करता है। और बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है सिक्कम या उंडुक, इसमें प्रवेश करता है। और इससे होता हुआ यह भोजन फिर कोलन में प्रवेश करता है। कोलन के होते हैं 3 भाग। पहला होता है आरोही, आरोही भुजा या आरोही कोलन, इसमें होता हुआ भोजन जाता है फिर अनुप्रस्थ कोलन में, ट्रांसवर्स कोलन में, और इससे होता हुआ फिर भोजन अवरोही कोलन में जाता है। अवरोही कोलन से मलाशय में आता है, और मलाशय में फिर अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर है फिर गुदा के द्वारा भोजन है वो बाहर त्याग दिया जाता है। ये वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर हमारे द्वारा त्याग दिया जाता है। ये होता है ह्यूमन का पाचन तंत्र। तो एक बार ये वाले जो स्ट्रक्चर है तो ये हम दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं कि जो छोटी आंत होती है इसमें
इसमें 3 भाग होते हैं, और 3 भाग होते कौन कौन से हैं? पहला है ग्रहणी या ड्यूडोनम, दूसरा हो जाएगा जेजुनम या फिर इसे हम बोलते हैं अग्रशुद्रांत्र, या इसे हम जेजुनम, और तीसरा भाग हो जाएगा शुद्रांत्र या इसे हम कहते हैं इलियम। ये 3 भाग होते हैं छोटे आंत के। इसके बाद में बात करते हैं जो बड़ी आंत होती है उसके भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। एक तो होता है रेक्टम यानी कि मलाशय, और एक होता है सीकम या इसे हम बोलते हैं हिंदी में उंडुक, हिंदी में इसे उंडुक कहते हैं। और इसके बाद में उंडुक की स्ट्रक्चर देखिए तो इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो नीचे वाली जो होती है ये वर्मीफोरम अपेंडिक्स होता है, वर्मीफोरम अपेंडिक्स या कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं। उंडुक के बाद में जो तीसरा भाग होता है वो होता है कोलन। कोलन 3 भागों में बटा होता है। पहला हो जाएगा आरोही कोलन, दूसरा हो जाएगा अम्प्रस्थ कोलन, और तीसरा हो जाएगा अवरोही कोलन। ये होती है ह्यूमन मानव पाचन तंत्र की स्ट्रक्चर, जिसको हमने अच्छे प्रकार से समझ लिया है। और इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप अच्छे से कमेंट करके इसमें आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आए तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप एक बार ले सकते हैं इसका, क्योंकि ये चित्र अगर अच्छे से आपको याद हो गया तो आप पूरा पाचन तंत्र आराम से कंप्लीट आप याद कर सकते हैं। पूरा पाचन तंत्र इसी चित्र के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी बात कर ली। अब एक एक करके हम शुरुआत मुख से करेंगे, एक एक करके सबके विषय में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुख या मुख गुहा की। तो मुख का तो हमें पता ही है कि 2 दरारनुमा होठों के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। तो मुख इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुख में कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर भी नहीं होती। हम मुख द्वारा सीधा ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, और वो भोजन कहाँ जाता है? मुख गुहा में जाता है। तो मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा के अंदर हमें 3 चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमें टीथ के विषय में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि दांतों के विषय में। और दूसरा हमें टंग के विषय में, यानी कि जीभ, इसके विषय में पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा हमें पढ़ना पड़ेगा सेलेवरी ग्लैंड, या इसे हम कहते हैं लार ग्रंथि। इनके विषय में हमें देखना पड़ेगा मुख गुहा के अंदर। ये तीनों चीजें मुख गुहा में पाई जाती है। अब हम आज की वीडियो में हम सिर्फ टीथ की बात करेंगे, क्योंकि टीथ भी बहुत बड़ा एक टॉपिक है। इस कारण आज की वीडियो में हम सिर्फ टीथ के विषय में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों के विषय में चर्चा करेंगे, और इसके अलावा साथ में हम पाचन क्रिया भी देखेंगे। तो क्रिया इसके बाद में हम सेल्यूलर ग्लैंड के द्वारा कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, इन सभी के विषय में अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं टीथ की। तो टीथ की समझने के लिए हमें सबसे पहले 3 टर्म हमें पता होनी चाहिए कि टर्म होती क्या है। एक तो होता है विषमदंती, इसे हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। और दूसरा होता है ग्रतदंती, ऐसे बोलते हैं थिकोडोंट।
और तीसरा होता है द्विबार ग्रंथि या डाइफोडोंट, डाइफायोडोंट। तो ये तीनों टर्म हमारे लिए, जो हम ह्यूमन के दांतों की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो तीनों ही टर्म हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये टर्म हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एक एक करके आ जाएगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि दांत की स्ट्रक्चर क्या होती है। सामान्यतः दांत की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की। ये वाले थोड़े से और नीचे कर दो इसको, बस सेम ऐसी स्ट्रक्चर होती है दांत की, जो कि हम सामान्यतः जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनमें भी देखते हैं। तो इसके बाद में देखिए, तो दांत की स्ट्रक्चर को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे नीचे का, सबसे ऊपर का जो भाग होता है, ये कहलाता है क्राउन, या इसे बोलते हैं हम शिखर। और मध्य का जो भाग होता है ये कहलाता है निक, और इसके नीचे का भाग होता है ये कहलाता है रूट या मूल। तो अब इनमें होता क्या है, तो सबसे पहले ऊपर वाले भाग की बात करते हैं हम। तो इस पे एक व्हाइट कलर का एक पदार्थ पाया जाता है और उसका एक आवरण होता है इसके ऊपर। ये इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, सफेद कलर का होता है, और इसे हम कहते हैं इनेमल, या इसे हिंदी में कहते हैं दंतवलक। और याद रखिए, ये इससे संबंधित क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत बार आ चुका है, क्योंकि ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट भाग होता है, सबसे मजबूत या सबसे हार्डेस्ट भाग होता है, या हार्डेस्ट पदार्थ होता है। ये आप याद रखिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। जो शिखर वाला भाग है उसके ऊपर जो हम दांतों को बाहर से देखते हैं, तो व्हाइट व्हाइट कलर का जो हमें जो नजर आता है पदार्थ, वो कौन सा होता है? इनेमल होता है, दंतवलक होता है, जो दांत को ऊपर से कवर किए हुए रहता है। और ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत या सबसे हार्डेस्ट पदार्थ होता है, हार्डेस्ट भाग होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला जो पदार्थ आपको नजर आ रहा है, ये होता है डेंटिन, या डेंटाइन हो गया, डेंटिन कह दो। और मुख्य रूप से हमारा पूरा जो दांत होता है वो इसी का बना होता है, डेंटिन का ही बना होता है। इसके बाद में बात करते हैं कि यहां पे पाया जाता है इस प्रकार से एक हड्डी पाई जाती है, या एक ग्रत पाया जाता है हड्डी का, और उसमें ये दांत है, ये दसा हुआ पाया जाता है। और इसी कारण से हमने एक टर्म पढ़ी थी, कौन सी, कि ग्रत दंती। तो जो हड्डी का बना हुआ जो ग्रत होता है उसमें हमारे दांत होते हैं वो दसे हुए पाए जाते हैं। इस कारण से हमारे जो दांत होते हैं ह्यूमन की, वो ग्रत दंती कहलाते हैं। यहाँ पे जो निक वाला भाग है इसमें उपस्थित होता है मसूड़ा, या गम्स जिसे बोलते हैं, मसूड़ा जिसे बोलते हैं, ये होता है मसूड़ा या गम्स। इसके अंदर की बात की तो अंदर एक केविटी उपस्थित होती है। ये होती है केविटी, और इसे कहते हैं हम प्लग केविटी, प्लग केविटी।
और हिंदी में कहते हैं मज्जा गुहा। हिंदी में मज्जा गुहा कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं इसे प्लब कैविटी। इसमें होता क्या है, एक बार प्लब कैविटी के विषय में देख लेते हैं। तो इसमें देखो दंत कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसे हम ओडेंटोब्लास्ट कोशिका भी बोलते हैं, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ये क्या करती हैं, इसका मुख्य कार्य याद रख लेना, कार्य से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये डेंटाइन का स्रावन करती है, डेंटिन का सिक्रेशन करती हैं। यानी कि दांत का जो मुख्य पदार्थ होता है डेंटिन, उसका स्रावण वो दंत कोशिकाओं के द्वारा होता है। और दंत कोशिकाएं कहाँ होती हैं, जो प्लग कैविटी होती है, तो दांत के अंदर जो गुहा पाई जाती है मज्जा गुहा, उसमें उपस्थित होती है। इसके अलावा इसके अंदर तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। जब हम सामान्यतः ठंडा गर्म खाते हैं तो हमारे दांतों के द्वारा भी क्या होता है, सेंसिटिविटी प्राप्त होती है, संवेदनाएं प्राप्त होती हैं। वो इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि जो मज्जा गुहा होती है उसमें तंत्रिकाएं पाई जाती है जो उन संवेदनाओं को ग्रहण कर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे हमें ठंडा या गर्म का एहसास दांतों के द्वारा भी होता है। इसके अलावा इसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। रुधिर वाहिनियां होती है जो क्या करती है, इसमें ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती हैं। इधर से भी इसी प्रकार से उपस्थित होती है। ये रुधिर वाहिनियां होती हैं और यहाँ पे पाई जाती हैं रूट केनाल, जिसके द्वारा ये जो दांत होता है ये एक जगह क्या होता है स्थिर, या इसे मजबूती से यहाँ पे रूट केनाल। ये प्लग कैविटी की बात होगी। प्लग कैविटी में दंत कोशिकाएं पाई जाती है जो डेंटिन का स्रावन करती है। इसके अलावा तंत्रिकाएं पाई जाती है, इसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। ये रुधिर वाहिनियां इसमें ब्लड का जो सेवन करती है, पहुंचाने का कार्य करती है। तंत्रिकाएं जो सेंसिटिविटी होती है या जो सूचनाएं होती है, संवेदनाएं होती है, उनको ग्रहण करने का कार्य करती है। इसके अलावा बात करें तो इसमें यहां पर एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण ये चिपका रहता है। एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण यहाँ पे इस दांत को चिपकाए रखने का कार्य करता है। ये होता है सीमेंटम। नाम से पता चल रहा है सीमेंट क्या करता है, चिपकाने का कार्य करता है। उसी प्रकार से दांत को यहाँ पे चिपकाने का कार्य सीमेंटम पदार्थ के द्वारा होता है। ये होती है सामान्यतः दांत की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सबसे पहले ऊपर वाला भाग कहलाता है शिखर, और शिखर वाले भाग में जो व्हाइट कलर का जो हमें बाहर से नजर आता है, जिसे हम इनेमल कहते हैं, दंत वाला कहते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ही बनता है। इसके बाद में निक वाला भाग की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो मसूड़े हैं उसके द्वारा दांत गिरे रहते हैं या मसूड़ों के द्वारा दांत गिरा हुआ होता है और वो भाग कहलाता है निक। इसके बाद में जो अंदर का भाग होता है वो दांत का डेंटिन पदार्थ का बना होता है और ये अस्थि के समान होता है। जो अस्थि होती है उस अस्थि के समान ही पदार्थ होता है डेंटिन। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मुख्य रूप से दांत कौन से पदार्थ से बना होता है, तो इसका आंसर डेंटिन ही होगा। आवरण पूछ ले कि इसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, तब इनेमल होगा। सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो इनेमल होगा। इसके बाद में जो अंदर होती है जो डेंटिन, इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम प्लग कैविटी या मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा में दंत कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें ओडेंटोब्लास्ट भी कहती हैं। ये डेंटिन का स्रावण करती हैं। इसके अलावा इसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, रुधिर वाहिनियां होती हैं। और इसके बाद में बात करें तो इसके नीचे की तरफ रूट केनाल पाई जाती है जो इस दांत को क्या करती है, वहीं पे स्थिर करने का कार्य करती हैं। और इसके बाद में दांत के नीचे वाले भाग में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे हम सीमेंटम कहते हैं, जिसके कारण दांत है वो उस ग्रंथ से चिपका रहता है। ये होती है दांत की सामान्य जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने पाचन तंत्र के जो चित्र है उसके द्वारा हमने इसको अच्छे से समझा है। इसके अलावा पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा है वो देखा है, और कितने भागों के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं उनकी बात की है। इसके अलावा जो पाचक ग्रंथियां है उनकी बात की है। इसके बाद में हमने जो मुख गुहा है
उसमें पाए जाने वाले 3 प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसमें टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। तो हमने सबसे पहले टीथ यानी कि दांत के विषय में देखा है, जिसके अंदर हमने दांत की सामान्य जो स्ट्रक्चर होती है उसकी बात की, सामान्य संरचना की बात की है। आगे आने वाले वीडियो में हमने दांत कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, दांतों का फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी के विषय में अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हमने सैलिवरी ग्लैंड और टंग जो जीभ होती है, इनके विषय में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।